कि थोड़ा सा कच्चा है ना? पैथेटिक है ना, ये क्या बोलेंगे उसको? हाँ इन्होंने कहा है बहुत सारे जो शब्द होते हैं कि यानी जो है कि हम लोग नहीं चाहते कि लैंग्वेज को बताए तो मर्यादाओं की वजह से ध्यान रखते हुए आज हमको बोलना उसका यूज करना पड़ता है। तो जो दुर्दैव से हमारे लोगों ने ये पॉलिटिक्स को इतना आज इतना इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से जो है हम लोग जो है आज तक जो है वो पॉलिटिक्स में अपना जो है वर्चस्व जो है नहीं बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ दो चार जो चीजें मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, तो समय ज्यादा हो गया, लेकिन मैं बाबा साहब अम्बेडकर की बात मैंने तो इसके संबंध में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको बताया है और सर ने भी बताया है कि ये क्यों ऐसा हुआ है। तो सर ने बताया है कि इस देश में जो है वो रूलिंग क्लास और रूल क्लास, ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि पार्टियां बदलती हैं, यानी इस देश में जो है आप क्या बोलते हैं अलट पलट के, कभी कांग्रेस ने राज किया है, कभी बीजेपी ने राज किया, तो पार्टियां बदलती है, लेकिन इन पार्टियों के माध्यम से जो राज कर रहे हैं इस देश के ऊपर वो लोग नहीं बदलते। तो वो लोग बदलना चाहिए, वो लोग बदलना चाहिए। वो कौन लोग हैं जो अलग अलग के इस देश में के ऊपर जो है पहले की पार्टियों के माध्यम से राज कर रहे हैं? उस देश को बाबा साहब अम्बेडकर, उस लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा कहते हैं कि वो जो लोग हैं वो रूलिंग क्लास के लोग। और आप इंटायर बाबा साहब अम्बेडकर का लिटरेचर पढ़ोगे तो उन्होंने बहुत ही स्पष्ट निशान चाहे उनका जो लिटरेचर पढ़ो, व्हाट कांग्रेस एक्ट आती है, ब्लड टू डिस्टर्बेंस पढ़ो, सुधार पढ़ो या एलियनेशन ऑफ क्लास पढ़ो, तो इस देश का जो रूलिंग क्लास है, जो गवर्निंग क्लास है, वो जो गवर्निंग क्लास लोग है और जो रूल क्लास लोग है, ये उन्होंने बहुत ही स्पष्ट क्या बोलते हैं, बहुत ही स्पष्ट तरीके से उन्होंने बताया। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा है कि ये जो ब्राह्मण बनिया और जो क्षत्रिय और ये जो तत्सम जातियां है, ये इस देश का जो है रूलिंग क्लास है। और रूल क्लास कौन है, जो गवर्न क्लास कौन है? तो इस देश का जो एससी यानी शेड्यूल क्लास जो अनटचेबल्स लोग हैं, वो इस देश का जो रूल क्लास है, जो शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं वो रूल क्लास है, और जो ओबीसी का वर्ग है, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, वो इस देश का जो है वो रूल क्लास है। बाबा साहब अम्बेडकर का ऐसा कहना है कि किसी भी देश में परमानेंटली सेटल्ड जो रूल क्लास का अस्तित्व में होना, वो उस देश के डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा है। कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये डेमोक्रेसी को अफोर्ड करती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस डेमोक्रेसी को एग्जीक्यूट करने का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी को एग्जीक्यूट करने का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा कहता है कि किसी भी देश में परमानेंटली सेटल्ड रूल क्लास का होना, या फिर रूलिंग क्लास का होना या गवर्निंग क्लास का होना, ये उस देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं भारत के अंदर? भारत के अंदर जो है राजनीतिक पार्टियां बदलती है, लेकिन ये जो परमानेंटली सेटल्ड जो रूलिंग क्लास है वो बदल रहा है क्या? पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से कौन राज कर रहा है देश में? क्या आप लोग राज कर रहे हैं? ये किसके कंट्रोल में है? ये पॉलिटिकल पार्टियां जो है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये किसके नियंत्रण में है? वो इनको कंट्रोल करता है। तो ये जो इस देश का जो गवर्निंग क्लास है, वो इन लोगों को कंट्रोल करके जो है देश की जो है जो है ये इन पॉलिटिकल पार्टी। तो चाहे इस पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम, चाहे आप आज बीजेपी में चुन ले रहे हो, चाहे वो कांग्रेस को चुन के दोगे कल, लेकिन अगर ये गवर्निंग क्लास ब्राह्मण बनिया शक्ति अगर ये देश पे राज करेगा इस पार्टी के माध्यम से, तो आपकी परिस्थितियां जो है वो कभी भी बदलने वाली नहीं। तो इसके लिए जो है वो रूलिंग क्लास जो है, बहुत इसलिए कहा कि जैसा मैंने कहा
ये जो पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट कहते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये मीन्स है इस देश में साइलेंट रिवॉल्यूशन लाने का। साइलेंट रिवॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? साइलेंट रिवॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? हाँ, यानी साइलेंट रिवॉल्यूशन को क्या बोलेंगे अपन कि यानी चुपचाप होने वाली क्रांति, रक्तविहीन क्रांति, रक्तविहीन क्रांति, रक्तविहीन क्रांति। तो रक्तविहीन रक्ताचा एक चिन्ह न साठवता जी क्रांती म्हणून जे त्याला साइलेंट क्रांति ऐसे यानी क्या होते हैं साइलेंट रिवॉल्यूशन करते हैं। तो बहुत सारे आंबेडकर ऐसा कहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट है ये साइलेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट ऐसा कहते हैं कि ये जो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन है ये सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है, और इस दस्तावेज के माध्यम से ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इस देश में जो है साइलेंट रिवॉल्यूशन लाना है। तो साइलेंट रिवॉल्यूशन लाने का जो फॉर्मूला क्या होना चाहिए थी कि ये जो पॉलिटिक्स जो है बहुत सारे पैसा लेते हैं, ये जो पॉलिटिक्स जो है अगर पॉलिटिक्स में अगर न्यूक्लियस बहुजन समाज को सक्सेसफुल होना है तो ये जो पॉलिटिक्स है ये क्लास कॉन्शियसनेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लास कॉन्शियसनेस होना चाहिए। अभी ये क्लास कॉन्शियसनेस ने क्या कि ये जो पॉलिटिक्स असला पाहिजे, ये जो पॉलिटिक्स होना चाहिए ये पॉलिटिक्स के अंदर लोगों में जो है वर्ग जालिम होना चाहिए। अरे बेटा जो है चौरानवे साल से हटा सकेंगे क्योंकि उन्होंने जो है दीपा पाटिल का बहुत अच्छा स्टडी किया उन्होंने, और ये जो सारी जो टेक्नोलॉजी है उनकी टेक्नोलॉजी है क्या बोलेंगे सर उसको वर्ग में जाने पीछे काम किया जो वर्ग में जाने पीछे रास्ता है। तो हम लोग जो है वो पॉलिटिक्स में सक्सेस नहीं है और हमारा दुश्मन सक्सेस है। उसका कारण ये है कि हमारा जो दुश्मन पॉलिटिक्स करता है तो वो वर्ग जालिम का पॉलिटिक्स करता है, और हम लोग जो पॉलिटिक्स करते हैं उसमें वर्ग जालिम नहीं। ये वर्ग जालिम किस तरह से होनी चाहिए? बहुत सारे आंबेडकर ऐसा कहते हैं कि इस देश में बहुत सारे आंबेडकर ने क्या कहा कि इस देश में सामाजिक क्रांति होनी चाहिए, और उन्होंने यह सवाल भी जाहिर किया पूछा है कि दुनिया भर में क्रांति हुई। उन्होंने पूरे जहां भी दुनिया में क्रांति हुई है उन सभी क्रांतियों का अध्ययन बहुत आंबेडकर ने किया, और उन्होंने कहा है कि दुनिया में क्रांति हुई है, भारत में क्या था लेकिन भारत में क्रांति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रांस के बाद में इंग्लैंड में क्रांति हुई, इंग्लैंड के बाद में अमेरिका में क्रांति हुई, अमेरिका के बाद में रूस में क्रांति हुई, लेकिन भारत में अभी तक क्रांति नहीं हुई। क्यों क्रांति नहीं हुई? ये सवाल बाबा साहब आंबेडकर के यहाँ के मिडिल क्लास के लोगों को पूछा है, और बाबा साहब आंबेडकर ने इसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा कि दुनिया में क्रांति हुई लेकिन भारत में अभी तक क्रांति नहीं हो सकी, क्योंकि दुनिया के जो रूलिंग क्लास है उन्होंने रूल क्लास को डिवाइड करने वाली व्यवस्था नहीं बनाई। तो जब भी रूल क्लास ने रूलिंग क्लास के ऊपर अन्याय अत्याचार किए, उनका ओपिनियन किया, उनके ऊपर जागृति की, तो क्या हुआ कि दुनिया का जो रूल क्लास है वो रूलिंग क्लास के खिलाफ इकट्ठा हुआ, और उन्होंने चूंकि वो इकट्ठा किया, हमेशा जो रूलिंग क्लास होता है वो रूलिंग क्लास से कम होता है, संख्या में कमी होता है, तो इसलिए वहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने रूलिंग क्लास को पलट दिया, वो खुद रूलिंग क्लास बन गए हैं, और जब वो खुद रूलिंग क्लास बन गए, यहाँ का जो दुनिया का जो रूलिंग क्लास है वो रूलिंग क्लास बना, और जब वो रूलिंग क्लास बना तो दुनिया के अंदर क्रांति हुई। लेकिन भारत में सामाजिक क्रांति नहीं हुई। इसका कारण बताते हुए बहुत साहब आंबेडकर ने कहा कि इसलिए नहीं हुई क्योंकि भारत में का जो रूलिंग क्लास है उन्होंने ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई, और उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसकी वजह से यहाँ का जो रूल क्लास जो है वो कभी भी इकट्ठा नहीं हो सकता। तो भारत का रूलिंग क्लास जो है उन्होंने क्या व्यवस्था बनाई है
कि जिससे इस देश का जो रूलिंग का जो रूल क्लास है कभी दिक्कत नहीं हुआ। क्या व्यवस्था बनाई है उन्होंने? जो वर्ण व्यवस्था और ये भारत का जो रूलिंग क्लास है वो हजारों जातियों में डिवाइड है। और ये जातियां भी कैसी है? ये वाटर टाइप है। यानी क्या होता है वाटर टाइप? समझते हो कि एक जाति का आदमी जो है दूसरी जाति में कभी भी जा नहीं सकता। जिस जात में जो आदमी पैदा होता है उसको वही जात में जीना पड़ता है और वही जात में मरना पड़ता है। वो जब वो मरता भी है तो उसकी जाति जो है खत्म नहीं। हमने देखा होगा कि आज भी जो है कई शेड्यूल कास्ट आदमी मरता है तो उसको जो है वो जो शहर में जिसको लोग भूलते हैं वो लोग अपने सोशल मीडिया में जगह भी नहीं देते। तो आपकी जो जाति जो रूलिंग क्लास ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि वो जो जाति है वो आपके मरने के बाद भी नहीं है। तो अगर आपको वर्ग जाति का पॉलिटिक्स करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये जाति व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? क्या आपने अभी तक इसको खत्म किया है या नहीं किया? उसी जारी है खत्म हुई क्या? तो फिर जब वो खत्म नहीं हुई तो फिर आपका पॉलिटिक्स जो है जो बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा कहते हैं वो वर्ण जाति के ऊपर खड़ा होना चाहिए। तो वो क्या होने वाला है? क्या वो होने वाला नहीं। इसलिए आपको अगर पॉलिटिक्स में अगर यशस्वी होना है तो सबसे पहले ये जो जाति व्यवस्था जो है जाति निर्मूलन करना है। उसके सिवाय दूसरा कोई भी शॉर्टकट जो है वो आपके पास में नहीं है। आखिर में बाबा साहब के बुकिंग में कोटेशन के साथ में अपनी बात को खत्म करूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1919 में एक स्टेटमेंट किया था और वो बाबा साहब अम्बेडकर का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, बाहर भी किया था। तो वो साउथ बोरो कम्युनिकेशन के सामने उन्होंने किया। साउथ बोरो कमीशन 1919 में आया था। बाबा साहब अम्बेडकर यानी क्या बोलते उस वक्त तक समाज जीवन में आए भी नहीं, यानी उनका जो पहला जो मौका था वो समाज जीवन में जिस कमीशन का क्या बोलते जिसके माध्यम से उन्होंने समाज जीवन में पदार्पण किया था वो पहला मौका। और वो पहले मौके में ही बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात हमारे समाज के लोगों को कही और गवर्नमेंट को भी उसको कह दी। क्या कहा उन्होंने कहा कि it is in the interest of all that the Brahmins should not play such a preponderant part in politics as he has been doing with the। ठीक है, यानी बाबा साहब अम्बेडकर ऐसा कहते हैं कि ये सभी के इंटरेस्ट में है कि अब तक जो ब्राह्मण पॉलिटिक्स में जो क्या बोलते जो एक प्रभावशाली भूमिका निभा रहे थे वो प्रभावशाली भूमिका न निभाए या उनकी प्रभावशाली भूमिका को कम किया जाए, ये सभी का हित है। He has been exerted a pernicious influence on the social life of the country। यानी भारत के सामाजिक जीवन में उन्होंने बहुत ही क्या बोलते हैं pernicious यानी क्या बोलते हैं जिसमें बहुत ही जहरीला प्रभाव जो उन्होंने डाला। ठीक है, and it is interest of all that this pernicious influence should be kept to minimum in politics। यानी ब्राह्मण का जो है पॉलिटिक्स में जो pernicious influence है, जो pernicious प्रभाव है वो कम करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जो है is the most exclusive and is the most anti-social। यानी वो बहुत विघटनकारी है, उसके अलावा वो बहुत ही असामाजिक। और ये बात जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने ये उस वक्त नहीं गई थी, सिर्फ 1919 में नहीं गई थी, अपने सामाजिक जीवन के शुरुआत में नहीं गई थी। तो वो हमेशा जो है इसी बात को जो है हमारे समाज के सामने दोहराते हैं। तो अगर ब्राह्मण्स को अगर ये जो है पॉलिटिक्स में उनका इंटरेस्ट को अगर खत्म करना है तो दो चार बातें जो है वो जागरूक लोग जो है हमारे समाज को समझानी पड़ेगी आपको।
उनको ये बातें कन्विंस करनी पड़ेगी और बार बार एक बार नहीं बार बार ये बातें हमारे समाज के नंबर एक की बात आपको क्या करना पड़ेगा कि हमारे समाज के लोगों को ये समझाना पड़ेगा आपको कि जो पॉलिटिकल पार्टियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मणों के कंट्रोल में है उनको किसी भी तरह से सपोर्ट ना करे, उनको वोट जो है वो नहीं। ठीक है, ये बात बाबा साहब अम्बेडकर के उनको हमारे जो मैंने बाबा साहब अम्बेडकर कहते क्या तो एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बात बाबा साहब अम्बेडकर की क्या बोलते हैं कि इट इज नॉट इनफ टू बी इलेक्टर्स, यानी जो वोटर है उन्होंने केवल जो है इलेक्ट करने का, लोगों को इलेक्टेड करने का काम नहीं करना चाहिए। तो इट इज नेसेसरी टू बी द लॉ मेकर्स, है ना, यानी इलेक्टर्स के जो वोटर्स है उनके लिए जरूरी है कि वो लॉ मेकर भी बने। अगर इलेक्टर जो है वो सिर्फ इलेक्टर का काम करते रहे और वो अगर लॉ मेकर का नहीं बने तो क्या होगा? तो बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि दोज हु विल बी लॉ मेकर्स, वो जो है जो इलेक्टर्स लोग हैं उनको अपना गुलाम बनाए, उनको अपना गुलाम बना के रखेंगे। तो अगर आपको जो है गुलाम अगर नहीं बनना है तो इलेक्टर्स लोगों ने जो है लॉ मेकर बनने की भी सोचना चाहिए। तो अगर इलेक्टर लोगों को लॉ मेकर अगर बनना है तो आपको मैंने कहा कि जो भी पॉलिटिकल पार्टियां चाहे वो कितना भी ढोंग करे कि हम इस संविधान के फेवर में है, हम इस संविधान के इसको देना चाहते हैं, जैसा कि मुर्गा ने सामने बोला कि वो क्या बोलते राहुल गांधी ने कहा कि वो जो है आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, वो झूठ है। हमने जो है व्हाट्सएप की हिस्ट्री में जाकर व्यू नहीं करना चाहिए। उसने ये कहा है कि भारत में एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी वजह से ये रिजर्वेशन है और जब तक वो व्यवस्था इस देश में जिंदा है, जब तक इस देश में व्यवस्था इस देश में प्रस्तावित है, तब तक रिजर्वेशन को देना पड़ेगा। ठीक है, और जब ये व्यवस्था नहीं रहेगी तो रिजर्वेशन की देने की आवश्यकता नहीं है। तो हम भारत में ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं जिसकी वजह से रिजर्वेशन खत्म हो, ये उसका स्टेटमेंट है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि भारत में अगर ऐसी व्यवस्था बनती है, स्वातंत्र, समता, बंधुता और न्याय, जहां पे सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे बढ़ने की, तो क्या रिजर्वेशन की जरूरत है? क्या रिजर्वेशन की जरूरत नहीं? तो दूसरा एक्सटेंट बोल रहा है कि भारत में वो व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था है कि जो स्वातंत्र, समता, बंधुता को इन तत्वों को लगाती है, इसको रिजर्वेशन है। ठीक है, वो भी है। अगर व्यवस्था अगर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इस तत्वों के आधार पर खड़ी है तो इसकी जरूरत है क्या? इसकी जरूरत नहीं। तो वो टू दैट एक्सटेंट जो है वो सही है, लेकिन वो भी अगर अपनी बात कहता है, इस तरह से बात करता है, तो अपने उसको जो है वो भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी जो पार्टी है वो हमारे दुश्मनों द्वारा संचालित है, उसके लिए करने। आज वो एक तरह से कहता है कि जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उसके पार्टी का दूसरा क्या कहता है? वो सिंगल क्या कहता है? क्या उसका बंधु संघ क्या कहता है कि राजीव गांधी का जो है उसका आपका राहुल गांधी का वो अपना व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, कांग्रेस पार्टी जो है वो जनगणना के, जातीय जनगणना के खिलाफ है। ठीक है, एक तरफ से वो ये कहते हैं कि अभी जो वर्गीकरण आया वहां पे वो साइलेंट है, लेकिन जो वर्गीकरण के निर्णय का सबसे पहले किसने किया है? सबसे पहले उनकी जो तेलंगाना में जो उनकी जो सत्ता है तो वहां पे किया है, बाद में कर्नाटक में किया है। तो हमने उसको जो भरोसा नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो जो भी पॉलिटिकल पार्टियां ब्राह्मणों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण में है उनको कभी भी वोट नहीं देना चाहिए, ये अपने हमारे लोगों को सिखाना। दूसरी बात, हमने हमारे लोगों को ये बात सिखाना चाहिए कि जो आदमी हमारा है, लेकिन उन पॉलिटिकल जो पार्टी के साथ में साझा करता है, चाहे वो छुपा हो
या ओपन हो, उनको भी हमने कभी भी वोट नहीं देना चाहिए, चाहे वो हमारा आदमी भी क्यों ना। तो ये जो 2-3 बातें जो है, ये अगर हम हमारे समाज को सिखाते हैं कि हम लोग जो है मूल निवासी बहुजनों की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो उनके द्वारा कंट्रोल जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो इसकी लीडरशिप जो है वो मूल निवासी बहुजनों की है, उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को अगर हम लोग अगर वोटिंग करते हैं और हमारे लोगों को ऐसा करने के लिए सिखाते हैं, तो ही ये जो भाषा अमेरिकन जिस क्लास का कॉन्शियस पॉलिटिक्स की बात करते हैं, उस क्लास कॉन्शियस पॉलिटिक्स में हम लोग जो है वो सफल हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जो समय आपने दिया, उस समय के अंदर जो मैसेज आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मुझे संगठन ने दी थी, वो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। वो जो अभी जो जजमेंट आया था, और चूंकि जो है जजमेंट जो है कर्मचारी के भी संबंध में है, तो उसके बारे में भी, और क्योंकि मैं कर्मचारी संगठन का जो है प्रेसिडेंट भी हूँ, एक कर्मचारी संगठन का प्रेसिडेंट भी हूँ जो कर्मचारी के लिए काम भी करता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा मुझे आप लोगों को बताना चाहिए था, लेकिन उसके लिए मुझे समय नहीं मिला। फिर किसी जो समय पे जो मौका मिलेगा तो आपके बारे में आपको जो है विस्तार में उसके बारे में समझाऊंगा। लेकिन जैसा कि सर ने कहा है यहाँ पे, और जो चंद्रकांत सर ने वो बताया है कि उनको ऐसा आपने कहा था कि वर्गीकरण होना चाहिए, पहले होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गंभीर मामला है। देखिए कि हमारे जो भाई है कि जिनको हम लोग साथ में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ये जो आर्टिकल 341 में जो शेड्यूल बनाया है, और 342 के अंदर शेड्यूल बनाया है, और अभी ओबीसी का जो शेड्यूल बना है 342A के अंदर, ठीक है। ये जो तीनों शेड्यूल में जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने वर्गीकरण नहीं किया। हालांकि आप जानते होंगे कि 1931 में एक स्टार कमीशन बना था, और ये स्टार कमीशन जो है, तो ये यहाँ के जो बैकवर्ड, महाराष्ट्र के जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, तो उनको रिजर्वेशन देने के लिए ये बनाया गया है। और उस स्टार कमीशन के मेंबर बाबा साहब अम्बेडकर थे, और वो स्टार कमीशन में भी बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को 1931 में ये एडमिट किया है कि अनटचेबल, क्या बोलते हैं, जो अनटचेबल जो लोग हैं वो एक जैसे जो है वो है नहीं, वो हेटेरोजेनियस लोग। अरे अनटचेबल लोग भी अपने आप में एक दूसरे के साथ में आपस में जो है अनटचेबिलिटी का व्यवहार करते हैं। लेकिन 1941 में और 1935 में जो उन्होंने जो चुनाव लड़ने के बाद में ये जो आरक्षण जो आया, तो वहां जो शेड्यूल बना, वहां पे उन्होंने किसी भी तरह का जो है सब क्लासिफिकेशन जो है उन्होंने रखा नहीं है, उन्होंने वर्गीकरण रखा। तो ये उन्होंने जानबूझ के रखा, क्यों? क्योंकि वो जो है वो हमारे समाज के लोगों का राज बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने हेटेरोजेनियस जाति या हेटेरोजेनिटी होने के बावजूद भी उन्होंने उनको होमोजेनियस करने के लिए जो है कोई भी जो है वहाँ पे कोई भी डिस्टिंक्शन उस पर्टिकुलर इसमें जो है 341 में या 342 में वो नहीं रखा, क्योंकि वो जो है जिस जो मैंने इस देश का पॉलिटिक्स या इस देश की सभी व्यवस्था जो क्लास कॉन्शियसनेस के आधार पे ग्राउंड पे वो खड़ा करना चाहते थे, तो उनको पता था कि अगर ऐसा करते हैं तो वो जो है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होगा, इसलिए उन्होंने जानबूझ के वहाँ पे। तो एक तो हमारे लोगों को, यानी हमारे सभी लोगों को उसका बराबर का फायदा करना चाहिए, होना चाहिए, मिलना चाहिए, ये सोच, और उसके लिए जो है उसमें वर्गीकरण होना चाहिए, ये जो सोच है वो दोनों एक जैसी सोच नहीं है। हमको भी लगता है कि जो है उसमें जो है उनको फायदा मिलना चाहिए, लेकिन ये फायदा दिलाने के लिए जो वर्गीकरण का जो ये जो क्या बोलते हैं जजमेंट जो इन्होंने दिया है, ये जजमेंट जो है, ये जजमेंट देने के पीछे जो न्यायपालिका की जो नीति है वो नीति साफ नहीं है, वो नीति हमारे लोगों को डिवाइड करने की है। कि जैसे अभी सुराने साहब ने बताया है कि वो लोग अभी डर गए हैं
कि आज जो है हमारे जो दुश्मन है वो हमारे हितों की बात कर रहे हैं। इसका क्या मतलब होता है? आपका दुश्मन आपके हितों की बात क्यों करेगा? चाहे वो दिखावे के लिए भी करेगा, लेकिन क्यों करेगा? क्योंकि वो डरा हुआ है। वो डरा हुआ है। क्या है कि अगर डेमोक्रेसी में उसको अगर सक्सेसफुल होना है, देश के पॉलिटिक्स के ऊपर अगर उसको वर्चस्व बना के रखना है, तो पॉलिटिक्स में सक्सेस होने के लिए आपको क्या चाहिए? मैं 5 मिनट में अपनी बात 5 मिनट होगा तो उसको खत्म कर दूंगा। क्या चाहिए? आपके पास में संख्या होनी चाहिए और आपके पास में मत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके पास में संख्या होनी चाहिए और मत होना चाहिए। ये हमारे लोगों की पॉलिटिक्स में क्या प्रॉब्लम है? हम क्यों सक्सेस नहीं हो रहे और ब्राह्मण क्यों सक्सेस हो रहा है? ब्राह्मण के पास में संख्या है क्या? ब्राह्मण के पास में संख्या है? वो तो 3% है देश में, और वो जो उनके जो तत्सम कास्ट है उनको मिला के कितने परसेंट है? वो 50% है। तो उनके पास में संख्या नहीं है, लेकिन उनके पास में क्या है? उनके पास में मत, उनके पास में मत है। हाँ, है ना? आप शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के होके के बावजूद भी आप कांग्रेस को वोट करते हो, आप ओबीसी को क्या बोलते हो, बीजेपी को वोट करते हो। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि उनका जो मत है वही मत आपका है। ठीक है, इसलिए आप वोट कर दो उनको। तो उनके पास में जो है संख्या नहीं है, लेकिन उनके पास में मत है। और हमारे पास में क्या प्रॉब्लम है? लोग मेजॉरिटी में यहाँ देश के 80% लोग हैं, तो हमारे पास में संख्या है लेकिन मत हमारे पास में क्या? मत होता तो मतदान पेटी में बैलेट बॉक्स में दिखता नहीं था क्या? तो मत हमारे पास में नहीं है। तो ब्राह्मणों के पास में ये समस्या है, उनके पास में संख्या है लेकिन उनके पास में मत नहीं। तो अगर उनको पॉलिटिक्स में, उसको ब्राह्मण को अगर पॉलिटिक्स में सक्सेस होना है तो उसको आपके वोट चाहिए। अगर उसको आपको वोट चाहिए तो वो केवल दिखाने के लिए ही सही, केवल सही, वो आपके हितों की बात करेगा या नहीं करेगा? उसको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो दिखावे के लिए वो कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो भाई आपके हित की बात कर रहा होगा भी आपको दिखावे के लिए, लेकिन वो दिल से चाहता है कि आप जो है वो हमेशा जो है आपस में बटे रहे। जो 6000 जातियों में आपको ऑलरेडी बांटा है, उन्हीं जातियों में बटे रहे, वो ऐसा चाहता है। और ये जजमेंट जो दिल्ली के नीचे की जो मंशा है वो यही मंशा है। ये जजमेंट जो है ये 2014 में आया था, 2014 में ये एडमिट हुआ था। उसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है। ये जजमेंट एडमिट हुआ, ये उसका एडमिशन होना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है पुराने साहब, क्योंकि ऑलरेडी ये जो है ये पंजाब गवर्नमेंट का जो जजमेंट है, ये 1974 में उन्होंने इसको ये कर दिया, क्या बोलते हैं, यहाँ पे सब कुछ कर दिया था, और 2005 में उसको रिवर्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कुछ न्यायाधीश केस में। तो 2005 में जब ये रिवर्ट कर दिया और उसके बाद में भी पंजाब गवर्नमेंट ने बदमाशी की, उन्होंने कहा और एक नया कानून बनाया। उन्होंने क्या किया, पंजाब गवर्नमेंट ने 1974 में एक कानून बनाया वहाँ पे, और वहाँ पे उन्होंने जो भगी लोग हैं जिनको हम लोग आर्मी कहते हैं, हमारे भाई है ना, उनको और उनके जो मजहबी सिख है, जो भक्ति में से जो कन्वर्ट हुए हैं वो जो सिख, उनको 50% दे दिया, और जो बाकी जो दूसरे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, चमार जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर सब, उनको 50% दे दिया। ये 1974 में उन्होंने किया और 2005 तक ये यहाँ पे कंटिन्यूसली लागू। लेकिन फिर 2005 में उन्होंने एक नया कानून बनाया, उन्होंने बदमाशी की, चलो साहब सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी ऐसा कर दिया, तो उन्होंने एक नया कानून लाया, और उसी कानून के अंदर उन्होंने जो पहला जो कानून था जिसमें SC/ST का वर्गीकरण था उसको उन्होंने कंटिन्यू किया, और साथ में उन्होंने ओबीसी को भी उन्होंने आरक्षण का वर्गीकरण, ओबीसी को भी आरक्षण दिया और ओबीसी को भी उन्होंने वर्गीकरण कर दिया। तो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो क्या होता है, वो कानून होता है। ठीक है, और अगर उस कानून को निरस्त करना है तो क्या करना पड़ता है,
पार्लियामेंट को दूसरा कानून बनाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर जब तक पार्लियामेंट दूसरा कानून नहीं बनाती है तो जो कानून सुप्रीम कोर्ट बनाता है वही कानून जो है वो लॉ ऑफ द लैंड होता है। लॉ ऑफ द लैंड समझते हो? हाँ, वही कानून जो है वो समाज में, वो लैंड में, उस देश में वो अस्तित्व में होता है। तो जब ये चिन्नैया का जजमेंट आया, ये चिन्नैया का जजमेंट पलटने के लिए पार्लियामेंट ने जो है नया कानून नहीं बनाया। अब इसमें जो आर्टिकल 341 में इंटरप्रेट करने का अधिकार स्टेट को नहीं है, इसलिए इसका कानून जो है वो पार्लियामेंट में बनाना चाहिए था, लेकिन पार्लियामेंट में नहीं बनाया। ठीक है, तो चिन्नैया का जजमेंट जब ये पिटीशन वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जब ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आई और सेम इशू के ऊपर जो आई, सेम इशू जो सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, वही कानून उन्होंने वापस दोबारा बनाया। तो इस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने वही के वही खत्म करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक्शन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए थी? लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए? लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं ली। तो उन्होंने क्या कहा कि इसका जो है रिव्यू होना चाहिए। तो ये क्यों उन्होंने किया? क्योंकि वहां जो लोग बैठे हुए हैं वो भी जो है वो रूलिंग क्लास के लोग बैठे हुए हैं। तो ये रूलिंग क्लास में भी जो है हमको एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इसके लिए बहुत ही कड़ा संघर्ष हमको करना पड़ेगा। तो ये जो हुआ है सर, मैं आपको ये बताना चाहता था कि ये कैसे हुआ। ये इसलिए हुआ कि ये जो पिटीशन है 2014 में दाखिल की गई थी और 2024 तक जो है ये सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन के ऊपर बैठा है। लेकिन अभी तेलंगाना का विधानसभा का इलेक्शन हुआ और वहां जैसे कि सर ने बताया कि दो चार कास्ट है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर की जो जाति है ये क्लासिफिकेशन होना चाहिए, बाकी जो मेजॉरिटी का जो कास्ट है वो नहीं चाहती के रिजर्वेशन हो। तो वैसे ही वहां पे तेलंगाना में, आंध्रा में जो कास्ट है, मादिरा नाम की कास्ट है, वो शुरू से जो है वो मादिरा के पेशे में आके ही ये चंद्रबाबू नायडू ने उस वक्त जो है वहाँ पे तेलंगाना में भी या उस वक्त तेलंगाना में ये कानून बनाया था। वहाँ पे तेलंगाना में फिर ये तेलंगाना में वर्गीकरण हुआ था। उसके बाद में वो चिन्नैया के केस के माध्यम से हमारे लोग वहाँ पे कोर्ट में गए, वो हाईकोर्ट में जीत गए। फिर हाईकोर्ट में जीतने के बाद में फिर वो आंध्र गवर्नमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो हाईकोर्ट के ऑर्डर को जो है कंफर्म किया। तो ये वहाँ पे भी रुका हुआ था। लेकिन मादिगा जो लोग है इस बात को लेकर जो है वर्गीकरण को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे थे और उनका लीडर है कृष्णा मादिगा। तो ये कृष्णा मादिगा जब ये अलायंस हुआ तेलुगु देशम का बीजेपी का, और वहां पे मोदी गया आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में एक बड़ी पब्लिक मीटिंग हुई। वो पब्लिक मीटिंग में वो कृष्णा मादिगा को बुलाया गया, जानबूझ के बुलाया गया और कृष्णा मादिगा ने वहां पे इसकी डिमांड रखी और मोदी ने वहां पे कहा कि अगर कोर्ट अगर करता है, सुप्रीम कोर्ट अगर इस बात की इजाजत देता है तो हमारी कोई आपत्ति नहीं है मादिगा को सेपरेट रिजर्वेशन देने की। और उसके बाद ये जो चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़, उसका ओपन स्टेटमेंट आया ये जजमेंट के देने के पहले। एक ओपन जजमेंट के 4-5 महीने पहले एक ओपन स्टेटमेंट आया कि हम जो है इसको देने की सोच रहे हैं, हम जो है इसको देने के लिए पॉजिटिव। और इसके बाद ये जजमेंट आया है, ये षड्यंत्र लेकर रहता है, इनको देने के लिए नहीं आया, वो अलग विषय है, मैं कभी समझाऊंगा। लेकिन ये हमारे लोगों को डिवाइड करने के लिए लाया गया षड्यंत्र है, इसलिए हमने इसके बारे में इसका विश्लेषण करना चाहिए। उसके पीछे की जो मंशा हमारे किस्म की है वो मंशा को उजागर करना चाहिए। तो आपने मुझे सुना और मैं अपने टाइम के बाहर चला गया, इसलिए मैं आपकी माफी मांगता हूँ। और इसी इतना कुछ कहते हुए मैं अपना ये जो 2 शब्द है वो मैं यही समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय मुरासी, जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद रविंद्र सर, आपने बहुत विस्तार से इस विषय को न्याय दिया है। मैं सभी श्रोतागण को
बताना चाहता हूँ कि दूसरा सेशन हम आधे घंटे के ब्रेक के बाद चालू करने वाले हैं। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे अल्कोहल का भी लंच का भी नियोजन यहाँ पे हमारे साथी लोगों ने किया है। तो आधे घंटे के ब्रेक के बाद हम दूसरे चर्चा सत्र से फिर से मिलेंगे। मैं इस चर्चा सत्र के आभार प्रदर्शन के लिए माननीय देवेंद्र ठाकरे इन जी को विनती करता हूँ कि वो यहाँ पे आके प्रथम चर्चा सत्र का आभार प्रदर्शन। सभी को जय जय मूल्यवासी। मेरा नाम देवेंद्र खाड़े, मैं मूल्यवासी संघ का यहाँ का सदस्य हूँ। हमारे जो अध्यक्ष थे मूल्यवासी संघ की कुछ फैमिली के कारण के आ नहीं पाए। प्रस्तावना ब्रह्मपाल वाघमारे जी ने की और बहुत ही खूबसूरत तरीके से BS4 का उन्होंने विश्लेषण किया। चंद्रकांत स्वामी ने पूरा इतिहास बताया था कि स्वतंत्रता के पहले और बाद में कैसे संविधान की निर्मित हुई। उसके बाद रोशन पाटिल हमारे आ नहीं पाए, उनकी कुछ फैमिली की वजह से आ नहीं पाए। बहुत ही अच्छा लगता है, अगली बार हम जरूर उनको बुलाने की कोशिश करेंगे और जरूर आएंगे। मैडम अश्विनी शिरसाट ने बहुत ही अच्छी तरह जो कंपैरिजन जो अपने संविधान में है कि स्वतंत्र समता बंधुत्व के लिए हमको काम करना पड़ेगा, जिसके लिए हम BS4 में काम कर रहे हैं। तो इसके बाद करीमन सर हमारे आने पाए थे। अरुण गोडकाटे जी हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उन्होंने खूब अच्छी तरह से कितने 200 जिलों में हम BS4 के प्रबोधक बनाने जा रहे हैं और कम से कम 60,000 स्वयं ऐसे बनाने वाले हैं कि जो लोग तो संविधान अपनी बोली भाषा में और उनके खुद के अधिकार के बारे में उनको जानकारी देंगे। और एक छोटी सी मैं इसका साथ ले रहा हूँ कि जो मैडम ने भी कहा कि हर फैमिली में पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि RSS BJP ने लोगों के दिमाग में डाल के रखा है कि पॉलिटिक्स इज डर्टी। तो पॉलिटिक्स से गंदा नहीं है, पॉलिटिक्स बहुत अच्छा है। जैसे 6,743 जातियां थी, बाबा साहब ने उसको 5 कैटेगरीज में उसको बांध दिया। अभी मैं किसी को बोलूंगा तो कोई बोलेगा मैं SC हूँ, मैं कोई ST हूँ, OBC। उसके आगे जाके हमने बोला है कि नहीं, आप इस देश के राज्यकर्ता हो। घर पे जाके कोई बाबा ने बोला था शासन करती समाज व्हा ते जोपर्यंत होत नाही आणि त्यासाठी त्यांच्याकडे आयडेंटिटी आहे हिंदू। मला एक सांगावं, तुमच्याकडे आयडेंटिटी काय आहे? त्याचं लगेच उत्तर नाही। त्यांच्याकडे आयडेंटिटी हिंदू, त्यांनी ते निवडून येतात गेले अनेक वर्ष काँग्रेस आणि ते तुमच्याकडे काय लगेच उत्तर द्या। मी समोर 1 मिनिट बरोबर आहे बहुजन, पण आम्ही आयडेंटिटी काढली मूळ निवासी। कारण जेव्हा युनायटेड नेशन ही गोष्ट घोषित केली होती की बाबा या प्रत्येक देशातले इनहॅबिटंट हे सत्ताधारी झाले पाहिजे आणि त्यांचे हक्क साबित राहिले पाहिजे। जोपर्यंत तुम्ही स्वतःला SC SC OBC सोडून त्या बॅक कॅटेगरी आहेत ज्याने आपल्याला रिझर्वेशन वगैरे मिळते, आपण सत्ताधारी होणार आहोत। पण जोपर्यंत मूळ निवासी आयडेंटिटी तुम्ही स्वतःमध्ये जागरूक करत नाही, तोपर्यंत तुम्ही शासनकर्ती जमात होणार नाही। तर हे बोलून आणि शक्यतो तुम्ही सगळ्यांनी जेवण करून आपण सेकंड सत्राला द्यावं। सगळ्यांना जेवण असेल, सगळ्यांना शांतपणे ऐकून घ्यायचं।